नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज हम देख रहे हैं लगातार, तो उसको कंटिन्यू करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न देखिए कि किस वर्ष से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जारी किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि जैसे बिटकॉइन है ना, इथीरियम है, ये सब क्या है, डिजिटल करेंसीज हैं जिसमें कि यूज़ होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि हम जितने भी इस तरीके के बिटकॉइन और ये सब हैं इनको लीगलाइज नहीं करते। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि इसका रेगुलेशन हमारा नहीं होता, कोई भी कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबल पब्लिक खुद होगी। तो इन्होंने आरबीआई खुद जो अपना अब एक डिजिटल रुपी जो है इशू करेगी ब्लॉकचेन और इस सब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्यों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए जो हैं आवंटित किए गए हैं। ठीक, तो एक तरीके से जितने भी ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इसको स्टिमुलेट करने के लिए स्टेट्स को यहाँ पे एलोकेट किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य 280 गीगावाट रखा है। ठीक, तो ये हमारा वर्ष है 2030 तक सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत ने वर्ष 2030 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य कितने गीगावाट का रखा है। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पे अचीव करनी है 2030 तक, ये है 450 गीगावाट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत सौर मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो जो सोलर वो होते हैं ना हमारे मॉड्यूल्स, ठीक है, सोलर पावर को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत यहाँ पे जो धनराशि एलोकेट की गई है ये 19,500 करोड़ रुपए है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बजट जो भी है एक बार आप अच्छे से एक बार रिव्यू करें, सारे ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला है 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक, तो जो कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा हमारा इस सेशन में 10.68 लाख करोड़ रुपए, तो ये जीडीपी का लगभग 4.1% है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये हमारा धनराशि है 48,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसको यूज़ करके जो लगभग करीब 80 लाख जो हैं वो लो कॉस्ट हाउसिंग बनाए जाएंगे इससे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है हमारी हर घर नल से जल, तो इसमें यहाँ पे 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें लगभग 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है। तो ये स्कीम एक अनाउंस हुई है हमारी नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इन सभी पर्पजेस के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला देखिए कि केंद्रीय बजट 2022-23 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हमारी है लोन के लिए, यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, ठीक है। लगभग 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो चूंकि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 112 में, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगी इस 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, तो इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रोजेक्शन है ये 8 से 8.5% के बीच में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया। तो 1947 में ही इसको पेश किया गया था। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे श्री R.K. षणमुगम चेट्टी, है ना, इनके द्वारा। अगला है कि सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना का प्रावधान किया है, ठीक। तो ये बजट में अभी प्रावधान है, जो हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, इनके द्वारा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो हैं ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना होगी। इनका भी संख्या 75 ही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है, ठीक। तो बजट तो ठीक है, इसमें सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी ये ज़्यादा। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो 2020-21 का ये सेशन का बजट पेश किया गया, इसमें लगभग 2 घंटे 42 मिनट के आसपास की स्पीच दी इन्होंने, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार, जो कि अब तक 12 टीवी चैनल का था, अब उसको बढ़ाकर कितने टीवी चैनल करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें 12 टीवी चैनल अब थे। अब इसको इस वाले बजट में पीएम ई विद्या के अंतर्गत बढ़ा करके उनकी संख्या की गई है 200। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने कौशल ई लैब्स स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे 75 यूनिट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं इस्टेब्लिश करने के लिए। अगला है केन बेतवा संपर्क परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 2022-23 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो जो हमारा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा का, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे जो हमारा एलोकेशन है इस फाइनेंशियल ईयर में किया गया है, ये है 1400 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो पहले ये 2021 में एक रेजोल्यूशन यूएन में अपनाया गया था, ठीक है। तो 2023 को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और अभी हाल ही में बजट में भी इसकी चर्चा हुई है। अगला देखें कि रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के कार्यों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के कितने प्रतिशत हिस्से को स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे समझिए कि जो हमारा ये डिफेंस रिसर्च का जो बजट है उसमें करीब जो इसमें प्रावधान किया गया 25% जो हिस्सा है उसको ओपन किया जाएगा इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एकेडमिक रिसर्च के लिए, जो कि डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च कर सकें। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कवच से बेसिकली तात्पर्य ये है कि एक इंडियन रेलवे का एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें एंटी कोलिजन और इस तरीके के सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं ट्रैक्स के संदर्भ में। तो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये किलोमीटर्स की डिस्टेंस जो कवर की जाएगी ये है 2000 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि बजट 2022-23 में पीपीपी मोड के जरिए यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए ठेके दिए जाएंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे। तो ये जो टोटल हमारा है 4, इसमें मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स
लॉजिस्टिक पार्क्स में बेसिकली एक स्पेशलिटी ये होती है कि जितने भी अलग अलग मोड से हमारे ट्रांसपोर्ट होके जो लॉजिस्टिक्स यानी कि सामान आ रहा है, जैसे कि शिप हो गया, फिर शिप से आके गोडाउन में आ रहा है, फिर वहाँ से ट्रक से जा रहा है ना, तमाम तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो ये सब का एक बढ़िया कोलैबोरेशन और एक अमेलगमेशन है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स। तो इसमें संख्या ये है 4। नेक्स्ट है कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को कितने किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो जो हमारे नेशनल हाईवे नेटवर्क है इंडिया में, तो अब इसमें गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत जो 25,000 किलोमीटर जो है इसको और बढ़ाया जाएगा। ठीक, अब देखिए बजट से संबंधित हमने यहाँ पे आज बहुत सारे प्रश्न कवर किए हैं, परंतु अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है तो हम आपको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इन सारे प्रोविजंस को इस जो बजट डॉक्यूमेंट है उसमें भी देखें, साथ ही साथ जो और भी सब्जेक्ट से संबंधित फैक्ट्स होते हैं आप उसको अपने लेवल से ज़रूर एक बार रिवाइज किया करें। अगला देखिए कि किस फाइनेंशियल ईयर तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से निचले स्तर पर लाया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये फिस्कल डेफिसिट जो हमारा होता है इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे अराउंड 2025 से 26 के फाइनेंशियल ईयर तक 4.5% जो है किया जाए। अब जैसे जो प्रीसीडिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर था इसमें 6.8% के लगभग में हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा। ठीक, तो यहाँ से फिलहाल सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः कितने प्रतिशत है। ठीक, तो ये है हमारा 6.4%। अगला है कि 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जो उनकी जीएसडीपी होती है उसके कितने प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% बिजली क्षेत्र में सुधार से भी जो है सम्मिलित होगा। ठीक, तो 0.5% हमारा ये बिजली क्षेत्र का लेके टोटल जो है 4% की यहाँ पे एक तरीके से अवेलेबिलिटी है उनको फिस्कल डेफिसिट की अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे FRBM एक्ट होता है उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें भी जो हमारी विंडो होती है फिस्कल डेफिसिट की वो भी अवेलेबिलिटी वहाँ पे दी हुई है। अगला है 2022 में कितने डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली जैसे हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसमें एक तरीके का सिस्टम होता है CBS, तो उसमें जिसमें कि सारी उनकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं सारे ब्रांचेस में ऑलमोस्ट। तो एक काफ़ी बढ़िया एक बैंकिंग सोल्यूशन ये प्रदान करता है। पर जो हमारे बैंकिंग सिस्टम जो पोस्ट ऑफिस जो हमारे बैंकिंग सिस्टम ऑफर करते हैं उसमें ऐसा बहुत ही कम कह लीजिए इसमें यूनिट्स में अवेलेबल है। तो अब इसमें ये है कि 2022 में कितने डाकघरों में जो CBS सिस्टम जो चालू होगा, तो इसका ये आंकड़ा है 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख उसमें ऑफिसेज में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 अगले 3 वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें तैयार करेगा। ठीक, तो जैसे अभी तो वर्तमान में 2 ट्रेन ही चलती है इंडिया में वंदे भारत, तो अभी इसमें अगले 3 वर्षों में इस बजट में जो प्रावधान किया गया है ये लगभग 400 ट्रेनें जो हैं बनाई जाएंगी इसमें। अगला देखिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें यह आंकड़ा है 9.2% का। अगला देखिए पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के लिए बजट 2022-23 में अनुमानित बजट जो आवंटन हुआ है वो कितना है। तो स्वदेश दर्शन में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए स्कीम चलाई जाती है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इनके द्वारा, और इसमें जो फाइनेंशियल आउटले है एलोकेशन ये 1181.30 करोड़ रुपए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना के लिए बजट 2022-23 में अनुमानित बजट आवंटन जो है वो कितना है। तो यहाँ पे बजट एलोकेट हुआ है 235 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रसाद स्कीम बेसिकली क्या है कि फुल फॉर्म इसका होता है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक, तो जो भी हमारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं वहाँ पे उसको एक तरीके से डेवलप वगैरह किया जाता है, टूरिस्ट एक्सपीरियंस बेहतर हो सके, और स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि 2022-23 के बजट में पर्यटन मंत्रालय को 2400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
जो 2021-22 में आवंटित बजट की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा टूरिज्म मिनिस्ट्री है ना, इनके बजट में ऑलमोस्ट 18.42% की वृद्धि की गई है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है कब किस वर्ष तक रखा है, ठीक है। तो कार्बन एमिशन एकदम जीरो करना है हमें, और हमारा जो इंडिया का टारगेट है ये 2070 तक है। ये ईयर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि 16वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2021 किसने जारी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 16 रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, और इसको एसर रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो रूरल एरियाज़ के स्कूल्स हैं उसका डेटा यूज़ करते हैं, और एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम, ठीक। इनके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली ने स्टार्टअप बिजनेस के मामले में किस शहर को पछाड़ दिया है, ठीक है। तो जो स्टार्टअप्स अगर हम देखें, ये बिजनेस हमारा दिल्ली ने ग्रो किया है, बेंगलोर को यहाँ पे पीछे छोड़ा है, ठीक। बेंगलोर में लगभग 4500 स्टार्टअप्स की तुलना में दिल्ली में जो है 5000 से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं ये रजिस्टर्ड हुए हैं। अगला देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कितने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, ठीक। तो स्टार्टअप्स की अगर हम कैटेगरीज में देखें तो स्टेट जो हमारा सबसे फर्स्ट है महाराष्ट्र है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं ये हैं 11,308। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यूनिकॉर्न की संख्या में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। साल 2021 में कितनी भारतीय कंपनियों ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, ठीक। तो यूनिकॉर्न बेसिकली एक टर्म यूज़ होता है जो हमारी तरीके से कहिए वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री है। तो उसमें डिस्क्राइब किया जाता है एक प्राइवेटली होल्ड की हुई कोई स्टार्टअप कंपनी हो किसी की, जिसकी वैल्यू हो और $1 बिलियन से ज़्यादा, ठीक। तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं। और यहाँ पे 2021 में जो है लगभग यहाँ पे 44 यूनिकॉर्न्स हमारे रजिस्टर्ड हुए, और यूके को पीछे छोड़ के इंडिया जो है अब वर्ल्ड में ये थर्ड लार्जेस्ट जो है यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ गया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग है थर्ड, और 2010 से लेके 20 तक अगर हम देखें तो भारत ने हर साल लगभग 2,66,000 हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है उसको ऐड किया है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, ठीक है। तो ये आंकड़ा यहाँ पे हम 24% जो है चूज़ करेंगे। एग्जैक्ट आंकड़ा जो है आप हमको कमेंट करके बताइए। अगला है, भारत में विश्व के कुल वनों का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया अगर हम देखें विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड तो ये लगभग हमारा हो जाएगा 2%, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शीर्ष 10 देश जो हैं विश्व में, है ना, तो वैश्विक वनों में कितने प्रतिशत का ये योगदान देते हैं, ये फैक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम स्टार्टिंग के अगर 10 देशों के बारे में देखते हैं तो ये लगभग 66% का एरिया कवर करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भाग जो है अगर देखें तो ब्राज़ील का करीब 59% भाग है ना। पेरू में 57% के पास है। रशिया में करीब 50% भाग जो है वो वन आच्छादित है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसको चूज़ करेंगे हम। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अगर हम देखें स्टेट में तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक, लगभग 11% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है हमारा करीब 9%, ठीक। अगला देखें, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉरेस्ट कवर के रेफरेंस में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक। अब इसमें हमारा करीब परसेंटेज जो है ये है 85%, फिर है 79%, और इसका मेघालय का है करीब ये 76%, ठीक। तो ये सही अवरोही क्रम होगा बी ऑप्शन।
अगला है वर्ष 2011 और 21 के बीच भारत में अत्यधिक सघन वन के क्षेत्र में लगभग 20% की वृद्धि हुई और जो ओपन फॉरेस्ट है यानी कि खुले वन क्षेत्र इसमें जो वृद्धि हुई है ये 7% है। अगला है कि पहला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक कब जारी किया, ठीक है। तो ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये एक जॉन हॉपकिंस सेंटर है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इन्होंने इशू किया था 2019 में, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि पूर्वोत्तर के लिए नई योजना जो कि एक पीएम डिवाइन करके स्कीम शॉर्ट फॉर्म में है घोषित की गई है। तो इस योजना के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन है यहाँ पे डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये 1500 करोड़ रुपए इस स्कीम में जो है एलोकेट किए गए हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लगाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बताया था आपको कि आप डिजिटल कोई करेंसी है जैसे बिटकॉइन या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह आप कुछ कर रहे हैं किसी इस तरीके की चीज़ों में जो वर्चुअल आपकी एसेट्स हैं, तो अगर उससे आपकी कुछ इनकम होती है तो उसमें हम जो ये अभी बजट में जो टैक्स स्लैब जो घोषित की गई है वो 30% की दर से यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा। अगला देखिए नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधरकर 66 हो गया है, जबकि यह 2019-20 में कितना था, ठीक। तो नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इंडिया इंडेक्स। तो इसमें अभी तो 66 स्कोर है इस वाले सेशन में और 2019-20 में ये स्कोर था 60, ठीक। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो होगा इसको हम करेक्ट करेंगे। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।